मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था फू परिवार की बेटी शियाओ को ट्यूशन पढ़ाने का, और सैलरी थी पूरे 10 लाख। लेकिन आसपास के बाकी टीचर्स जलने की बजाय मुझ पर तरस भरी नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि शियाओ पूरे स्कूल में मशहूर पॉजिटिव क्रेजी बड़ी मैडम थी। उसकी पोजीशन की भावना इतनी थी कि जो भी उसकी चीज़ को हाथ लगाए उसकी शामत आ जाती। और मैं 18वां टीचर था जो उसे पढ़ाने जा रहा था। इसी वक्त बीच वाला आदमी झांग छांग एक कॉन्ट्रैक्ट निकाल कर बोला, छन युआन, बस एक बात बता, करेगा या नहीं? पूरे 40 लाख एडवांस में मिलेंगे, तेरी माँ के ऑपरेशन के लिए पूरे पूरे पैसे। मैं मना करने ही वाला था, पर जैसे ही याद आया कि मेरी माँ अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी है और ऑपरेशन का खर्चा कितना भारी है, मैंने दांत भींचकर हाँ कह दी। मेरी माँ के लिए अगर क्रेजी लड़की को पढ़ाना भी पड़े तो मैं यमराज को भी ट्यूशन फीस देने को तैयार था। अगले दिन ट्यूशन जाते वक्त अचानक मुझे अपनी पिछली जिंदगी की यादें वापस आ गईं। पता चला मैं एक कैंपस नॉवल के अंदर आ गया हूँ, और जिस लड़की लिन वेई को मुझे पढ़ाना है वो इस किताब की सबसे बड़ी विलेन, नेगेटिव फीमेल कैरेक्टर है। वो पागलों की तरह हीरो यांग के पीछे पड़ेगी, फिर उसके आसपास आने वाली हर लड़की को हर तरीके से तंग करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। आखिर में हीरो हीरोइन मिलकर उसे बर्बाद कर देंगे, घर परिवार सब खत्म। और मैं इस किताब में जिसका नाम तक नहीं आया, वो नॉर्मल पासिंग कैरेक्टर, अब इसी विलन को पढ़ाने जा रहा हूँ। ये तो जान से हाथ धोने वाली बात है। यही सोचकर मैंने फटाफट दिमाग में प्लान बनाना शुरू किया। पहला, दूरी बनाए रखना, फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से। दूसरा, कम हंसना बोलना, खुद को एक बिना इमोशन वाली टीचिंग मशीन जैसा दिखाना। तीसरा, टारगेट पर फोकस, जल्दी से जल्दी उसके मार्क्स सुधारना, ताकि वो किसी ऐसे कॉलेज में जाए जो हीरो ली यांग से बहुत दूर हो। जब तक उसका हीरो से आमना सामना नहीं होगा तब तक आगे की कहानी से मेरा कोई लेना देना नहीं। बोर्ड एग्जाम खत्म होते ही मैं पैसे लेकर भाग जाऊंगा, हमेशा के लिए गायब। फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट में दिए एड्रेस पर पहुंचा और एक बहुत बड़े बंगले के सामने खड़ा हो गया। मैनेजर मुझे दूसरी मंजिल के एक कमरे तक ले गया और दरवाजा खटखटाया। मैडम, ट्यूशन टीचर आ गए हैं। कुछ देर बाद अंदर से एक आलसी और थोड़ी चिड़चिड़ी सी आवाज आई। किताब में लिखा था कि लिन वेई अपने पापा के भेजे टीचर्स को 3 मिनट में ही भगा देती थी। तो मैंने एक लंबी सांस ली और सीधा दरवाजा खोल दिया। लिन वेई बिस्तर पर करवट लेटी हुई थी, गोरे गोरे लंबे लंबे पैर आराम से फैले हुए थे। हाथ में एक कॉमिक बुक थी, पलक तक नहीं उठाई। मुझसे बोली, जा सुना नहीं क्या? पर मैंने जैसे बहरा बनकर सुना ही नहीं। सीधा टेबल तक गया, बैग रखा, अपनी टीचिंग फाइल और टेस्ट पेपर्स निकाले। मिस लिन, मेरा नाम शन युआन है, अगले 3 महीने आपका मैथ्स ट्यूटर। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर आपकी वजह से पढ़ाई रुकी तो भी आपके पापा के 40 लाख न रखूंगा, और उनको सच सच रिपोर्ट करूंगा आपकी पढ़ाई के रवैये की। बिस्तर पर बैठी लड़की ये सुनकर आखिरकार कुछ रिएक्ट हुई, धीरे धीरे उठी, मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। तुझे मुझसे डर नहीं लगता? लिन वेई काफी लंबी थी, मुझसे बस आधा सिर छोटी। इतनी पास खड़ी होकर उसका प्रेशर पूरा फील हो रहा था। मैं तो बस आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ, पैसा लेकर काम करता हूँ, डरने वरने से कोई मतलब नहीं। पहले के जो टीचर्स आए वो या तो मुझे देखकर शर्मा गए या एक बात में ही डरकर भाग गए। फिर लिन वेई ने अपनी उंगली से मेरी छाती छूने की कोशिश की। मैं तुरंत साइड होकर हट गया, अपने और उसके बीच दूरी बना ली। मिस लिन, कृपया अपनी लिमिट में रहें। इतना कहकर मैंने टेबल पर रखा टेस्ट पेपर उठाया। ये पिछली बार का बेस टेस्ट है, 150 में से आपको 32 नंबर मिले। एमसीक्यू में सारे सी सेलेक्ट किए हैं। इतना स्कोर आप बताता है कि लक बहुत अच्छा है। ये सुनकर मानो मैं कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था, ऐसे टोन में बोला। लिन वेई के चेहरे की मुस्कान जम सी गई। शायद पहली बार इतना बेरुखा आदमी देखा हो, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। आगे बोलता रहा, मैंने एक सख्त स्टडी शेड्यूल बनाया है। हर रोज रात 7 से 10 बजे हमारा ट्यूशन टाइम होगा। इस दौरान आपका फोन, लैपटॉप, कॉमिक्स, पढ़ाई से जुड़ी न होने वाली हर चीज में जब्त कर लूंगा। और टीचिंग एफिशिएंसी बनाए रखने के लिए हम दोनों के बीच कम से कम 1 मीटर की सेफ डिस्टेंस रहेगी, और कोई भी बिना जरूरत की बॉडी टच या पर्सनल सवाल मना है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे कंट्रोल करने की? क्योंकि आपने मुझे 40 लाख दिए हैं और मैं एक प्रोफेशनल एथिक्स वाला इंसान हूँ। ये बोलते ही हवा में एक डरावनी सी खामोशी छा गई। मुझे उसकी हल्की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। मुझे लगा अब अगले दिन वो फट पड़ेगी, बॉडीगार्ड्स बुलाकर मुझे बाहर फेंकवा देगी, पर उल्टा वो हंस पड़ी। हाँ हाँ, इंटरेस्टिंग है, ठीक है मैं मानती हूँ, छन टीचर। लिन वेई ने टीचर शब्द पर खास तौर पर जोर दिया। मेरे दिल में जो बुरा सा फीलिंग आ रहा था वो और गहरा हो गया। ये स्क्रिप्ट तो मेरे सोचे हुए से अलग जा रही है, और सच में मेरा शक सही निकला। लिन वेई, ये विलेन लड़की, दिल में कुछ अच्छा नहीं सोच रही थी। ऊपर से तो उसने मेरे सारे नियम मान लिए, पर अंदर से वो पागलों की तरह मेरी लिमिट टेस्ट कर रही थी। पहले दिन वो एक सेक्सी सिल्क की ड्रेस पहनकर मेरे लिए दरवाजा खोलने आई। लंबी लंबी टांगें मेरे सामने घूम रही थी। मैंने आंख तक नहीं हिलाई, सीधा 5 साल के एग्जाम, 3 साल की मॉक टेस्ट वाली बुक उसके सामने पटक दी। मिस लिन, शुरू करते हैं, आज फंक्शन पढ़ेंगे। दूसरे दिन उसने नया तरीका आजमाया। मैं पढ़ा रहा था, उसकी खूबसूरत आंखें ब्लैक बोर्ड की जगह सीधा, शन टीचर, आप बहुत अच्छे दिखते हो, हमारे स्कूल के हैंडसम लड़के से भी ज्यादा। पर मैंने सिर तक नहीं उठाया। थैंक यू। इस सवाल की हेल्पिंग लाइन समझ आई? शन टीचर, आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं। अगला सवाल। शन टीचर, आपको कैसी लड़कियां पसंद है? मिस लिन, हमने तो कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया था, पर्सनल सवाल पूछना मैं है। अगर आप ऐसे ही टाइम वेस्ट करती रहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है रोज का ट्यूशन 11 बजे तक बढ़ाने में। ये सुनते ही टाइम बढ़ने की बात से डरकर वो तुरंत पढ़ाई में लग गई, मुझसे भिड़ने की कोशिश। जैसे ही मुझे लगा कि मेरी दीवार से वो हार मान चुकी है, तीसरे दिन जैसे मैं रोज की तरह उसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझा रहा था,
इक्वेशन ऑफ ट्रिक समझाते वक्त उसने अचानक अपना हाथ पकड़ लिया। खूबसूरत भौहें दर्द से सिकुड़ गईं। टेबल पर रखी गर्म कॉफी का कप गिर गया था और उसके हाथ की पीठ पर लाल निशान पड़ गया था। मेरा दिल तुरंत धक से हुआ। ये तो आ गया किताब वाला क्लासिक सीन। ओरिजिनल स्टोरी में लिन वेई इसी तरह के ड्रामा से टेस्ट करती थी कि जो लड़का उस पर इंटरेस्टेड है, अगर कोई लड़का ज़रूरत से ज़्यादा फिक्र और घबराहट दिखाता, फूकने सहलाने लगता, तो वो उसे तुरंत अच्छे कुत्ते वाले लिस्ट में डाल देती। यानी केयर भी दिखे और डिस्टेंस भी बनी रहे, तभी उसका ध्यान खींचा जा सकता है। पर मैंने दोनों में से कोई तरीका नहीं चुना। आखिर में मैंने सबसे मैकेनिकल, सबसे ठंडा और सबसे सेफ रास्ता चुना। हल्की सी जलन गर्म कॉफ़ी से जल गई। ट्यूशन टीचर होते हुए भी मैंने तो फिक्र दिखाई नहीं, आगे बढ़कर मदद की। उल्टा ठंडे तरीके से फ़ोन निकाला, मैनेजर को कॉल किया और बिना किसी इमोशन के हवा में बोला, फैमिली फर्स्ट एड मैनुअल के चैप्टर 3 सेक्शन 2 के हिसाब से हल्के जलने पर तुरंत बहते ठंडे पानी से कम 20 मिनट धोना चाहिए ताकि तापमान कम हो और दर्द घटे। टूथपेस्ट, सोया सॉस वगैरह लगाने से इन्फेक्शन का खतरा रहता है। अगर छाला बने तो खुद से न फोड़े, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। फिर मैंने फ़ोन काट दिया और दरवाजे की तरफ इशारा किया, मैनेजर अभी आते होंगे, आप जाकर देख लीजिए। बीच में इस टाइम का इस्तेमाल करके ये मानो अभी जो हुआ वो कोई मामूली सी घटना हो, पर पीछे से मौत जैसी खामोशी छा गई थी। मुझे महसूस हो रहा था कि लिन वेई की नज़रें मानो एक्सरे की तरह मेरी पीठ को चीरती जा रही हैं। खत्म, अब तो गया। क्या मैंने बहुत ज़्यादा कठोर बर्ताव किया? कहीं ये गुस्से में मुझे कहीं गड्ढे में जिंदा दफना ना दे। जब मुझे लग रहा था मेरी छोटी सी जिंदगी खत्म होने वाली है, तभी पीछे से एकदम साफ हंसी की आवाज़ आई। चैन टीचर, आप बहुत मज़ेदार इंसान हो। मतलब क्या है इसका? ये कैसा रिएक्शन है? मैंने उसकी चमकती आंखों में देखा। वहां ना गुस्सा था, ना नफरत, बल्कि एक अजीब सी गहरी दिलचस्पी। होठों के कोने में एक रहस्यमयी मुस्कान थी। मैं पहली बार देख रही हूँ किसी को कि उसकी केयर करने का तरीका फर्स्ट एड मैनुअल पढ़ना है। मिस लिन, वो केयर नहीं थी, वो तो खुद को बचाने की कोशिश थी। और उस जलने वाली घटना के बाद लिन वेई का मेरे तरफ बर्ताव पूरी तरह बदल गया। उसने वो सस्ते तरीके टेस्ट करना छोड़ दिया और बिल्कुल कोऑपरेटिव हो गई। जो होमवर्क देता वो टाइम पर पूरा करती, जो पढ़ाता ध्यान से सुनती। एक बार तो उसने खुद ही मुझे पानी का गिलास दिया, पर मुझे उसे पीने की हिम्मत नहीं हुई। पता नहीं इस विलन लड़की ने उसमें कुछ अजीब चीज़ मिला दी हो। साथ ही मेरी सख्त ट्यूशन और उसकी अचानक तेज हुई दिमाग से उसके मार्क्स भी तेजी से बढ़ने लगे। जब मुझे लगा सब कुछ अच्छी दिशा में जा रहा है, तभी दिक्कत आ गई। एक दिन लिन बेई ने अचानक कहा कि घर में पढ़ाई करने का मन नहीं, बाहर जाकर एक्सपीरियंस लेना है। मैं मना नहीं कर पाया तो उसे स्कूल के पास वाले एक कैफे में ले गया। मैं कसम खाता हूँ, जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला था वो। कैफे में ज्यादा भीड़ नहीं थी, शांत माहौल था, पढ़ाई के लिए अच्छा। मैंने याद दिलाया, वो खुद बैठ गई और मैं कुर्सी पर आराम से टिककर आंखें बंद करके सोचने लगा मेरी माँ के डिस्चार्ज के बाद के रिकवरी प्लान के बारे में। तभी एक धूप जैसी खुशमिजाज आवाज़ हमारी टेबल के पास आई। हेलो, आपकी कॉफ़ी। मैंने एक आंख खोली तो सामने एक हैंडसम, थोड़ा मासूम सा चेहरा दिखा। लियांग, असली वाला हीरो। वो यहाँ कैसे? मुझे याद है किताब में लिखा था कि हीरो घर में गरीबी की वजह से बाहर पार्ट टाइम करता था, पर ये नहीं लिखा था कि इसी कैफे में। मैं भी शौक में ही था कि ली यांग ने अपना मेन लीड वाला परफॉर्मेंस शुरू कर दिया। कॉफी टेबल पर रखते वक्त उसका हाथ थोड़ा कांपा, कुछ बूंदें छलक गईं। सॉरी। ली यांग तुरंत घबरा गया, टिश्यू उठाकर पोंछने लगा। मैं देख रहा था उसका हाथ लिन वेई के करीब आता जा रहा है। खत्म, अब सब खत्म। ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से ली यांग अपनी अच्छाई और लापरवाही की वजह से लिन वेई का ध्यान खींच लेगा, फिर लिन वेई उसका शिकार मोड ऑन कर देगी और आखिर में उस लड़के का बुरा हश्र होगा। ऐसा हुआ तो मेरे 40 लाख भी हवा में उड़ जाएंगे। तो मैं लगभग बिना सोचे समझे ली यांग का हाथ किताब को छूने से 1 सेकंड पहले तेजी से उसकी कलाई पकड़ ली। इसकी जरूरत नहीं। ली यांग चौंक गया, हैरान होकर मुझे देखने लगा। लिन वेई ने भी सिर उठाया, बड़े मजे से हम दोनों को देखने लगी, जैसे तेरे जैसा टीम वेट कहाँ से आ गया, जल्दी ना आना था ना देर से, ठीक अभी परेशानी खड़ी कर दी। पर मैंने बिना कोई भाव दिखाए ली यांग से कहा, हम खुद संभाल लेंगे, तुम अपना काम करो। इतना कहकर मैंने कुछ टिश्यू निकाले, ध्यान से किताब में गिरी कॉफ़ी सुखाई, फिर उन गंदे पन्नों को साफ सफाई से फाड़ कर निकाल दिया। ये सब करने के बाद मैं किताब वापस लिन वेई की तरफ बढ़ाई। इन पन्नों के सवाल मैं बाद में दोबारा बना दूंगा। फिर मैं खड़ा हुआ, लिन वेई की कलाई पड़ी। यहाँ बहुत शोर है, कहीं और चलते हैं। इतना कहकर मैंने बिना पीछे मुड़े उसे खींचकर बाहर लिया। पीछे हैरान खड़ा रह गया ली यांग। कैफे से बाहर निकलकर मैंने उसका हाथ छोड़ा, लंबी सांस ली। चलो, फिलहाल एक मुसीबत टली। पर ही मैं खुशी मनाने ही वाला था कि बगल से लिन वेई की धीमी आवाज़ आई। शन टीचर, आप अभी जलन में थे क्या? जलन? मुझे किस चीज़ की जलन होगी? ये तो सर्वाइवल था, अपने आप को बचाने की कोशिश। मैंने उसका खिलखिलाता चेहरा देखा। मान लो ना तुम मुझसे प्यार कर बैठे हो। उसका चेहरा। मेरा दिमाग तेजी से घूमने लगा। नहीं, ये खतरनाक ख्याल तो शुरू में ही खत्म करना होगा। तुरंत मैंने प्रिंसिपल जैसा एक्सप्रेशन ओढ़ लिया, आवाज़ में सख्ती भर दी। मिस लिन, कृपया साफ समझो, पहली बात, वो वेटर मेरी मेहनत से बना एरर बुक बर्बाद कर दिया। गुस्सा आना लाजमी है। दूसरी बात, अभी तुम्हारा सबसे पहला काम पढ़ाई है, किसी वेटर को घूरना नहीं। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, तुम्हारा टाइम कीमती है, मेरा टाइम भी कीमती है।
मैं किसी बेमतलब इंसान की वजह से हमारा एक एक सेकंड बर्बाद नहीं करना चाहता। ये सब मैंने इतनी सीरियसनेस से कहा कि खुद को भी यकीन आने लगा, पर लिन वेई ने ये सब मानने से इनकार कर दिया। उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। वो अचानक पंजों के बल उठकर मेरे कान के पास आई, ऐसी आवाज में जो सिर्फ हम दोनों सुन सकें। बोली, शन टीचर, तुम्हारे झूठ बोलने का अंदाज बहुत क्यूट है। तुम बस डरते हो कि मैं किसी और लड़के को ज्यादा देखूं, है ना? ये सुनकर मैं पूरी तरह जम गया। इस लड़की के दिमाग का बनावट है क्या? क्यों मेरी हर सर्वाइवल हरकत को उसके लिए प्यार का सबूत बना देती है ये स्क्रिप्ट किसी पागल इंसान ने लिखी है क्या? कैफे वाली घटना के बाद मुझे साफ समझ आ गया कि मुझे रफ्तार बढ़ानी होगी। मैंने उसके ट्यूशन का टाइम 3 घंटे से बढ़ाकर 4 घंटे कर दिया, इस उम्मीद में कि थकाऊ पढ़ाई से उसके सारे बेकार ख्याल खत्म हो जाए। पर मैंने लिन वेई की काबिलियत को कम आंका था। उसका दिमाग जैसे रोशन हो गया था। पढ़ाई की स्पीड बहुत तेज हो गई। मेरी सख्ती के तहत वो पीछे हटने की बजाय मार्क्स में एकदम आगे निकल गई। साथ ही उसका मेरे प्रति व्यवहार भी। मैंने नेट पर प्राइस चेक किया तो उसी वक्त उसे वापस कर दिया। मिस लिन, मैं तो बस तुम्हारा ट्यूटर हूँ, इतना महंगा गिफ्ट लेना ठीक नहीं है। लिन वही ठुड्डी टिकाकर मुस्कुराते हुए मुझे देखने लगी। ठीक नहीं? मुझे तो ठीक ही लगता है। तुम्हारे हाथ में ज़रूर अच्छा लगेगा। मेरा फ़ोन टाइम दिखा देता है और हमारे कॉन्ट्रैक्ट में गिफ्ट लेने वाली कोई शर्त नहीं है। लिन वेई ने ज़्यादा जोर नहीं दिया, पर अगले दिन मैनेजर एक हाई एंड सूट लेकर आया। शर्ट से लेकर बटन तक सब कुछ बढ़िया क्वालिटी का। मैंने बॉक्स तक नहीं खोला, वैसे ही मैनेजर को वापस कर दिया। तीसरे दिन उसने सीधा एक ब्लैक कार्ड मुझे थमा दिया। पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है, जितना चाहो खर्च करो। मैंने उस पतले से कार्ड को देखा, हैरान होने का टाइम भी नहीं मिला कि उसे मेरा बर्थडे कैसे पता चला। मैंने कार्ड भी वापस कर दिया, चेहरा एकदम सीरियस। लिन वेई, फिर से कह रहा हूँ, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। मैं तुम्हारा ट्यूटर बना क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे मेरी माँ के इलाज के लिए। प्लीज़ इन चीज़ों से मेरी इज्जत को ठेस मत पहुँचाओ। पर लिन वेई ये सुनकर गुस्सा नहीं हुई, उल्टा उसकी आंखें भर आईं। उसने मुझे देखा, आंखों में इमोशन, दर्द और कुछ ऐसा जो मैं समझ नहीं पाया। शन युआन, मुझे पता था तुम बाकियों से अलग हो। तुमने मेरे गिफ्ट को इसलिए मना नहीं किया कि तुम मुझसे नफरत करते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम मेरा दिल चाहते हो, है ना? इस वक्त मैं उसकी बात सुनकर एकदम हैरान रह गया, कुछ बोल ही नहीं पाया। यार, तुम्हें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने कब ऐसा कुछ कहा? मैंने उसका मुझे सब पता है वाला चेहरा देखा। दिल में हजारों घोड़े दौड़ने लगे। फिर लिन वेई ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया, नजरें बहुत पक्की, मानो कोई कसम खा रही हो। तुम टेंशन मत लो, अब मैं इन चीज़ों का मैं ये अपने काम से साबित करूंगी कि मैं सच में तुम्हें चाहती हूँ। इतना कहकर उसने बिना कुछ पूछे एक थर्मोस डिब्बा मेरे हाथों में थमा दिया। ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया लंच बॉक्स है, चखो। अब से रोज मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी। मैं उस अभी भी गर्म डिब्बे को पकड़े हुए एकदम पत्थर बन गया। मैंने पैसे मना किए और बदले में मुझे लंच बॉक्स मिला। ये आखिर क्या माजरा है? मैंने उसकी उम्मीद और प्यार भरी आंखें देखी। पहली बार मुझे दिल से डर लगा। ये लड़की तो पूरी तरह अपनी बनाई हुई लव स्टोरी में डूब गई है, और मैं वो बदकिस्मत इंसान हूँ जिसे उसने जबरदस्ती हीरो बना दिया है। लंच बॉक्स वाली घटना के बाद मेरी सर्वाइवल की राह और मुश्किल हो गई। लिन वेई का बनाया प्यार भरा लंच बॉक्स रोज का हिस्सा बन गया। मुझे उसे मना करने की हिम्मत नहीं थी और टेस्टी है कहने की भी नहीं, क्योंकि मुझे डर था कि इससे वो और ज्यादा जुड़ जाएगी। तो मैं रोज बिना किसी भाव के एक टास्क की तरह पूरा खाना खत्म करता, फिर बस थैंक यू बोलता। फिर भी वो रोज बड़े शौक से बनाती रहती और मैं रोज चाकू के धार पर चलता, थका हारा। एकमात्र राहत ये थी कि बोर्ड एग्जाम पास आ रहे थे, मेरे बुरे दिन जल्द खत्म होने वाले थे। पर किस्मत को मंजूर नहीं था कि मैं चैन से रहूं। उस दिन दोपहर मैं अभी अभी लिन वेई का लंच खाकर लाइब्रेरी जाने वाला था। तभी हमारी क्लास की फ्लावर वॉन्ग श्याओयू ने मुझे रोक लिया। वो भी हीरो ली यांग की चाहने वालों में से एक थी। उसने मुझे रोका, चेहरे पर नफरत और तिरस्कार। शन युआन, मुझे यकीन नहीं हुआ तुम ऐसे इंसान निकलोगे। मैं कैसा इंसान हूँ? पैसों के लिए इज्जत तक बेच। सुना है वो तुम्हें रोज खाना भी भेजती है। कैसा लगता है सॉफ्ट रोटी का स्वाद? ये सुनते ही आसपास खड़े लोग हंस पड़े। मेरा मन एकदम बेचैन हो गया, क्योंकि मुझे पता था ये भी किताब वाली कहानी का हिस्सा है। ओरिजिनल स्टोरी में वॉन्ग शियाओयू ऐसे ही सबके सामने एक पासिंग कैरेक्टर को बेइज्जत करती है, जो लिन वेई के करीब आने की कोशिश करता है, और आखिर में लिन वेई देख लेती है तो उसका बुरा हश्र होता है। अब वो पासिंग कैरेक्टर मैं बन गया हूँ। तभी एक ठंडी और दबाव भरी आवाज़ मेरे पीछे से आई। किसे बोल रही हो सॉफ्ट रोटी? मैं पलटा तो लिन वेई थोड़ी दूर खड़ी, हाथ बांधे, ठंडी नजरों से देख रही थी। आसपास खड़े तमाशबीन तुरंत डर गए, अपनी जगह बैठ गए। मैंने वॉन्ग शियाओयू को देखा, वो रोने वाली थी। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था, मुझे लिन वेई से अलग दिखना होगा। मैं उसकी वजह से किसी मासूम, भले ही मुंहफट लड़की को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और सबसे ज़रूरी बात, मुझे ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कि मुझे उसकी सुरक्षा चाहिए। तो मैं लिन वेई के हाथ बढ़ाने से पहले आगे बढ़कर वांग शियाओ के सामने खड़ा हो गया, लिन वेई की तरफ इशारा करते हुए। लिन वेई, हमारा रिश्ता सिर्फ नौकरी वाला कॉन्ट्रैक्ट है। मेरी पर्सनल बातें मैं खुद संभाल लूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये मैंने इतनी सख्ती से कहा, बिना कोई इमोशन दिखाए। उम्मीद थी कि ये पब्लिक में लिमिट खींचने से उसका सिर थोड़ा ठंडा होगा, उसे समझ आएगा कि हम एक रास्ते के नहीं हैं। वांग शियाओयू भी हैरान रह गई। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उल्टा उसकी तरफ से बोलूंगा। और सामने वाली लिन, वो गुस्सा हो गई अगर, तो शायद सोचेगी मैं एहसान फरामोश हूँ और हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए। पर अगले पल वो हंस पड़ी। वो मेरे पास से हटकर वो डरी हुई वांग शियाओयू के पास गई, हाथ बढ़ाकर हल्के से उसका गाल थपथपाया।
तुम सही कह रही हो, कुछ लोग सचमुच सॉफ्ट रोटी बनना पसंद करते हैं। फिर लिन वही पलटी, सबके सामने बहुत सहजता से मेरी बाह पकड़ ली, अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया जैसे कोई गहरे प्यार में डूबा कपल हो। और क्या करूं, मुझे तो यही अपना बात न मानने वाला सॉफ्ट रोटी पसंद है। टीचर, तुम बहुत अच्छे हो, हमारे छोटे से सीक्रेट को बचाने के लिए सबके सामने मुझसे लिमिट खींच ली। तुम्हारा ये मुंह से ना पर दिल से हाँ वाला अंदाज मुझे और दीवाना बना देता है। मुझे लगा जैसे मेरा पूरा वर्ल्ड व्यू ही चकनाचूर हो गया। मैंने आसपास लोगों के हैरान चेहरे देखे और वांग शियाओयू का भूत देखने जैसा एक्सप्रेशन। मैं पूरी तरह स्कूल में मशहूर हो गया, अरबपति की बेटी का पाला हुआ छोकरा, लिन वेई का नया खिलौना। तरह तरह के बुरे लेबल्स मुझे चिपक गए, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं वैसे ही रोज की 3 लाइन जिंदगी जीता रहा, हॉस्टल, मेस और लिन वेई का बंगला। न कान से बाहर की बात सुनता, बस पढ़ाई में लगा रहता। लिन वेई इस मेरे शांत रहने वाले रवैये से बहुत खुश लगती थी। उसे लगता था मैं इस चुप्पी से हमारे बिना कहे प्यार को बचा रहा हूँ। पर मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रहा था जो मेरी किस्मत तय करेगा। इसी तरह मेरी बंद सी जिंदगी में समय बीतता गया और आखिर बोर्ड एग्जाम आ ही गए। मैं एक पिता की तरह लिन मैंने अच्छी तरह समझाया, उसे बोला, ध्यान रखना, अगर मुश्किल सवाल आए तो घबराना मत, पहले जो आते हैं वो कर लो। एमसीक्यू में अगर पता ना हो तो 3 लंबा एक छोटा तो छोटा चुनो, 3 छोटा एक लंबा तो लंबा चुनो, ना लंबा ना छोटा तो थर्ड नंबर चुनो, सब बराबर हो तो थर्ड चुनो, ये फॉर्मूला याद रखना। और एक एग्जाम खत्म होते ही उसे भूल जाना, आंसर मत मिलाना। मैंने इतना कुछ बड़बड़ाया, लिन वेई बस चुपचाप मुझे देखती रही, कुछ नहीं बोली। जब तक मेरे शब्द खत्म नहीं हुए तब उसने अचानक पूछा, टीचर, ये आखिरी बार है हमारा मिलना क्या? लिन वेई की आवाज़ बहुत धीमी थी, हल्की सी कंपकंपाहट के साथ। मेरा दिल अजीब सा हो गया, पर तुरंत ही अक्ल हावी हो गई। ये मेरे इस विलन लड़की से भागने का आखिरी मौका है, मुझे उसके सारे सपने तोड़ने होंगे। मैं एक कदम पीछे हटा, दूरी बनाई, चेहरे पर वही पुराना बर्फीला भाव लौट आया। कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है, मेरा काम बोर्ड एग्जाम खत्म होते ही पूरा हो जाता है। लिन वेई, तुम्हारा भविष्य अच्छा हो, हम आगे कभी नहीं मिलेंगे। इतना कहकर मैं दिल कड़ा करके मुड़ा, बिना पीछे देखे चल दिया। मैंने उसका चेहरा देखने की हिम्मत नहीं की, डर था कि देखा तो दिल पिघल जाएगा, फिर जा नहीं पाऊंगा। वो 2 दिन मेरी जिंदगी के सबसे लंबे 48 घंटे थे। मैं स्कूल वापस नहीं गया, सीधा अस्पताल गया। मैंने फ़ोन तक चेक नहीं किया, न्यूज़ भी नहीं देखी। डर था कहीं लिन वेई से जुड़ी कोई खबर न मिल जाए। मैं जैसे किसी सज़ा का इंतजार करने वाला कैदी बना डरा सहमा रहा। एग्ज़ाम खत्म होने की घंटी अस्पताल के कॉरिडोर वाले टीवी से मेरे कानों तक पहुंची। उस पल मुझे लगा जो बोझ मुझ पर था वो हट गया। आखिरकार आज़ाद हुआ। उसी रात झांग भाई ने बाकी बचे पैसे मेरे अकाउंट में डाल दिए, पूरे 40 लाख, एक पैसा भी कम नहीं। मैंने तुरंत ऑपरेशन की फीस भर दी, माँ के आगे के इलाज का भी इंतजाम कर लिया। मैं अस्पताल के कॉरिडोर के आखिर में खड़ा, खिड़की से बाहर शहर की रोशनियां देखता हुआ पहली बार महसूस हुआ कि आगे कुछ अच्छा है। मैंने सोचा, माँ जब ठीक हो जाएगी मैं उसे लेकर इस शहर से चला जाऊंगा। लिन वेई, ली यांग, ये कमबख्त नॉवल, सब कुछ पीछे छूट जाएगा। जैसे ही मैं इस अच्छे भविष्य के बारे में सोच रहा था, मेरा फ़ोन बजा। एक अनजान नंबर था। मैं थोड़ा हिचकिचाया, फिर भी कॉल उठा ली। दूसरी तरफ से लिन वेई के पापा, लिन झीगो की गंभीर और रौबदार आवाज़ आई। chen युआन बोल रहे हो? जी सर, कोई काम था? लिन वेई ने बहुत अच्छा एग्जाम दिया, स्कोर से टॉप 10 कॉलेज मिल सकते हैं, तुम्हारी बहुत मेहनत है इसमें। ये तो मेरा काम था। थैंक्स कहने के लिए आज रात घर पर डिनर रखा है, तुम्हें बुलाना चाहता हूँ उस बंगले में। क्या ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं होगा? पर वो मेरे मालिक भी थे, जिन्होंने मुझे मुसीबत में जान बचाने वाले पैसे दिए। इंसानियत और शिष्टाचार के हिसाब से ये आखिरी डिनर मुझे लिन वेई से आमने सामने साफ कह देना है कि हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा। ठीक है, ज़रूर आऊँगा। एक जंग में जाने जैसी दुखद फीलिंग के साथ मैं फिर से लिन के बंगले में पहुंचा। पर आज बंगला मेरी यादों से थोड़ा अलग था। न रोशनी जगमग, न मेहमानों की भीड़। पूरा बंगला एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। मैनेजर वैसे ही बिना किसी भाव के मुझे अंदर ले गया। बड़ा सा हॉल एकदम खाली था। लिन सर कहाँ है? सर और मैडम अचानक विदेश चले गए हैं। मैडम आपका डाइनिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। मेरे दिल में जो शंका थी वो एकदम चरम पर पहुंच गई। विदेश जाना था तो आज ही क्यों? ये तो पूरा प्लान बनाकर मुझे फंसाने वाली बात लगती है। मैं भागना चाहता था, पर मेरे पैर मानो शीशे के बने हो गए, हिल ही नहीं रहे थे। मुझे पता था अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। मैं मैनेजर के पीछे पीछे डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ा, जो मेरे लिए किसी शेर की मान जैसा था। डाइनिंग रूम में लंबी टेबल पर बहुत बढ़िया खाना सजा था, बीच में एक बड़ा सा बर्थडे केक भी, और टेबल के मुख्य सीट पर सिर्फ एक ही इंसान बैठा था, लिन वेई। मोमबत्ती की रोशनी में वो किसी परी की तरह खूबसूरत लग रही थी। मुझे देखते ही वो उठी। उसके चेहरे पर एक चमकीली इतनी खुशी थी जैसे उसे कुछ मिल गया हो। टीचर आ गए, हमारी ग्रेजुएशन पार्टी में स्वागत है। सिर्फ हम दोनों की ग्रेजुएशन पार्टी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मैनेजर ने चुपचाप डाइनिंग रूम का दरवाजा बंद कर दिया। ताला लगने की आवाज आई। मेरा दिल भी उस दरवाजे के साथ किसी अनंत गहराई में डूब गया। लिन वेई, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो दुनिया घूमने निकल गए। जाने से पहले उन्होंने ये पूरा घर और कंपनी मुझे दे दी, मेरे बालिग होने का गिफ्ट समझकर। इतना कहकर लिन वेई कदम कदम मेरी तरफ आने लगी। हाथ में एक खूबसूरत पैक किया गिफ्ट बॉक्स था। टीचर, मैंने भी तुम्हारे लिए ग्रेजुएशन गिफ्ट तैयार किया है। वो मेरे सामने रुककर बॉक्स मुझे थमाने लगी। मैंने नहीं लिया, बस देखता रहा। मैंने खुद ही बॉक्स खोला। अंदर न घड़ी थी, न सूट, न ही बैंक कार्ड,
बल्कि चाबियों का एक गुच्छा और एक प्रॉपर्टी पेपर था, बंगले की चाबी, और इस घर के प्रॉपर्टी पेपर पर तुम्हारा नाम लिखा है। फिर लिन वेई ने चाबी मेरी ठंडी हथेली में रख दी, फिर प्रॉपर्टी पेपर उठाकर मेरे सामने लहराया। देखो, अब से ये हमारा घर है, तुम्हें हॉस्टल में रहने की जरूरत नहीं, पैसों की भी टेंशन नहीं, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी संभालूंगी, ठीक है? लिन वेई की आवाज इतनी नरम थी जैसे कोई प्रेम कविता पढ़ रही हो, पर मुझे तो ये किसी शैतान की धीमी आवाज जैसी लगी। मैंने झटके से उसका हाथ हटाया। चाबी और प्रॉपर्टी पेपर जमीन पर बिखर गए। पागल हो गई हो क्या? बस बहुत हो गया लिन भाई, मुझे तुमसे प्यार नहीं है, कभी नहीं था। मैंने तुम्हें ट्यूशन इसलिए पढ़ाया था, सिर्फ पैसों के लिए, समझ आया? अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, पैसे मिल गए, हमारा हिसाब क्लियर है, मुझे जाने दो। मैंने अपने दिल का सारा डर, गुस्सा और परेशानी एक ही साथ चिल्लाकर बोल दिया। मुझे लगा मेरी ये बात उसके सारे सपनों को तोड़ देगी, पर वो बस चुपचाप छुपी रही। चेहरे की नरम मुस्कान बिल्कुल भी नहीं बदली। मेरे बोलना खत्म होते ही उसने हल्की सी सांस ली, आंखों में दया भरी। टीचर, तुम फिर से झूठ बोल रहे हो, तुम हमेशा मुंह से ना पर दिल से हाँ वाले हो। पर कोई बात नहीं। इतना कहकर लिनवेई ने ताली बजाई। डाइनिंग रूम का दरवाजा खुला, दो काले सूट पहने बिना भाव वाले बॉडीगार्ड्स अंदर आए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, सिर से पैर तक ठंडक दौड़ गई। बस ऐसे ही तुम मुझे छोड़कर जाने की सोचोगे भी नहीं। इस तरह मैं बंद कर दिया गया, पर कोई अंधेरा, नमी वाला बेसमेंट नहीं, बल्कि लिन का वो बड़ा सा गुलाबी रंग वाला प्रिंसेस रूम। पर बालकनी में मेरी बांह से भी मोटी लोहे की जाली लगी थी। मैं उसका पाला हुआ सोने का पिंजरा वाला पंछी बन गया। पहले पहल मैंने जो भी तरीका सोच पाया हर तरह से विरोध किया, सामान तोड़ने की कोशिश की, कमरे में जो भी तोड़ा जा सकता था तोड़ दिया। पर अगले ही दिन मैनेजर बिल्कुल ऐसा ही, बल्कि उससे भी महंगा सामान लेकर आता और वापस सजा देता। और लिम गई तो बस दुख से मुझे गले लगा लेती। टीचर, खुद को चोट मत पहुंचाओ। मैंने चुप्पी से विरोध किया। पूरा दिन बिना एक बात किए रह जाता, वो भी गुस्सा नहीं करती, बस चुपचाप मेरे पास बैठी रहती, पढ़ती, अपनी कंपनी की बातें बताती, या बस मुझे देखती रहती। ये असीम अकेलापन और उसकी हर पल की नजरें किसी भी सजा से ज्यादा तकलीफदेह थी। आखिर मुझे समझ आया कि फिजिकल विरोध का उसके लिए कोई मतलब नहीं। शायद उसे तो मुझे इस तरह धीरे धीरे पालतू बनाने में ही मजा आता है। मैं सोचने लगा, ये सब कहाँ से गलत हुआ? क्या मुझे ये काम स्वीकार नहीं करना चाहिए था, या कैफे में उस हीरो को रोकना नहीं चाहिए था, या फिर इस बंगले में पहला कदम रखते ही अंजाम तय हो चुका था? उस रात लिन वेई फिर से हमेशा की तरह, उसकी खुशबू मेरी नाक तक पहुंच रही थी। गर्म नरम शरीर की गर्माहट महसूस हो रही थी। मुझे शर्म से महसूस हुआ कि मुझे इसकी थोड़ी आदत सी हो गई है। अंधेरे में मैं अचानक बोल पड़ा, आवाज में रूखापन था। आखिर तुम्हें मुझ में क्या पसंद आया? ये सवाल मुझे हमेशा से परेशान करता था। मैं गरीब, बदमिजाज और हमेशा ठंडा रूखा व्यवहार करने वाला, उसे मुझ में क्या दिखा? अंधेरे में मैं महसूस कर पाया वो मेरे और करीब आ गई। आवाज में भरपूर संतोष था। मुझे तुम्हारी हर बात पसंद है। मुझे पसंद है जब तुम गंभीर होकर पढ़ाते हो, जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ मैथ्स ही सबसे जरूरी हो। मुझे पसंद है जब तुम मुंह से नफरत कहकर भी मेरे जलने पर सबसे ज्यादा घबरा जाते हो। मुझे पसंद है जब तुम मुझे किसी और लड़के को देखने से रोकने के लिए जबरदस्ती कैफे से खींच ले गए। मुझे पसंद है जब तुम और दिखावा करते हो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, मेरे सारे गिफ्ट्स मना करते हो। पता चला उसने मेरी हर सर्वाइवल के लिए की हुई हरकत को अपनी बीमार सोच से गहरा, चुपचाप छिपाया हुआ प्यार मान लिया था। मुझे ये सुनकर बेहुदा लगा, हंसी भी आई। पता चला उसकी नज़र में मैं इतना गहरा प्रेमी हूँ। टीचर, अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं, यहाँ तुम्हें बस एक ही काम करना है, मुझे प्यार करना। उस पल मुझे एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। मुझे समझ आया कि मैं कहानी से तो बच गया, पर इस प्यार नाम के मेरे लिए खास तौर पर बनाए गए पिंजरे से नहीं बच पाया। इस पल मैंने विरोध छोड़ दिया, पर हार मानी नहीं, बल्कि एक रणनीति अपनाई। मैंने देखा कि मैं जितना विरोध करता हूँ वो उतनी ही ज्यादा उत्तेजित हो जाती। उसकी तुम जितना विरोध करोगे मैं उतना ज्यादा प्यार करूंगी वाली सोच पूरी तरह जड़ जमा चुकी थी। इसे हिलाना नामुमकिन था, तो क्यों ना मैं उसके साथ चलूं? शायद जब मैं शांत और आज्ञाकारी बन जाऊंगा बिना किसी चुनौती के, तो वो मुझ में दिलचस्पी खो देगी। मैंने खुद खाना शुरू किया, उससे बात करने लगा, यहाँ तक कि जब वो फाइल्स देखती मैं खुद उसे पानी दे देता। मेरी आज्ञाकारिता का असर साफ दिखा। लिन वेई साफ तौर पर और खुश रहने लगी। उसने मुझे उस निगरानी वाली नज़र से देखना बंद कर दिया, यहाँ तक कि मुझे बंगले की पहली मंजिल पर आज़ादी से घूमने की इजाज़त दे दी। इस दिन उसने ऑफिस नहीं जाने का फैसला किया। बोली, घर पर रहकर मेरा साथ देगी टीचर, चलो कुछ देखते हैं। मैं अभी कुछ समझ भी नहीं पाया। लिन वेई ने एक टैबलेट मेरे हाथ में थमा दिया। स्क्रीन पर एक एन्क्रिप्टेड फोल्डर था। उसमें एक लंबा पासवर्ड डाला। पासवर्ड मेरा बर्थडे था। फोल्डर खुला, अंदर ढेर सारे वीडियो और फोटोज थे। मैंने पहला वीडियो खोला, बंगले के गेट का सीसीटीवी फुटेज। टाइम वही था जब मैं पहली बार ट्यूशन के लिए आया था। फिर दूसरा, तीसरा और आगे सब मेरे ही थे। सारे वीडियो अलग अलग कोणों से छुपकर फिल्माए गए थे। मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। ये लड़की मुझ पर कब से नजर रख रही थी? इसी वक्त पास खड़ी लिन वेई ने स्क्रीन स्लाइड करके वो सीन दिखाया जब वांग शियाओयू मुझे ताना मार रही थी। देखो, तुमने मेरे लिए तुम्हारे स्कूल की उस लड़की को भी मना कर दिया। उसने अगली फोटो दिखाई, मैं लाइब्रेरी में भौहें से कोड़े पढ़ रहा था। उस वक्त तुम जरूर मेरे बारे में सोच रहे होगे ना, इसीलिए इतना दुखी दिख रहे थे। बड़ी बहन, उस वक्त तो मैं माँ के ऑपरेशन की फीस के बारे में सोच रहा था। पर लिन वेई अपनी दुनिया में पूरी तरह डूबी हुई थी। एक एक फोटो दिखाकर अपने तथाकथित सबूत पेश कर रही थी। और ये देखो। फिर उसने एक ऑडियो प्ले किया, मेरी और बीच वाले झांग छियांग की बातचीत। मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए अभी 40 लाख कम है, बहुत जल्दी है, मैं करूंगा।
जब मैंने अपनी खुद की भारी दृढ़ आवाज़ सुनी, मैं सन्न रह गया। उसे ये भी पता है? लिन वेई ने बंद किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। chen युआन, मुझसे झूठ मत बोलो। तुम पैसों के लिए नहीं आए थे। तुम्हें पता था कि मुझे ट्यूटर चाहिए, तो तुमने खुद ही चाचा झांग को कहकर ये मौका पाया। तुम डरते थे कि मेरे पापा मान नहीं जाएंगे, इसलिए माँ के इलाज का बहाना बनाया। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, पर कभी कुछ बताया नहीं। तुम तो कब से मुझसे प्यार करते हो, फिर भागने की क्या जरूरत थी? इस वक्त मेरा दिमाग एकदम ठप हो गया। मैं उसका आंसू भरा, फिर भी दुखी और भावुक चेहरा देख रहा था। पहली बार खुद पर शक होने लगा। क्या सच में मैं कोई गहरा प्यार करने वाला हीरो हूं, बस मुझे खुद ही पता नहीं? नहीं, नामुमकिन। मैं तो बस जीने के लिए ऐसा कर रहा था। मैं उसे देखता रहा, मुंह खोला पर एक शब्द नहीं निकला, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि उसके इस बंद सी सोच के सामने कोई भी सफाई नई साबुत बन जाएगी कि मेरा प्यार कितना छिपा हुआ है। दिन इसी तरह उलझी हुई मिठास और अजीब बेतुकेपन में बीतते गए। मुझे लगभग आदत हो गई थी इस पिंजरे में पालतू बनकर रहने की। पर लिन वेई मेरे साथ सच में बहुत अच्छी थी। कहने को कुछ बचा ही नहीं। उसे मेरी हर पसंद याद रहती। धनिया नहीं खाता, खिड़की के पास बैठना पसंद है, सोते वक्त पूरा अंधेरा चाहिए। वो खुद रसोई में जाकर मेरी पसंद की डिश बनाना सीखती। मुझे नींद न आने पर मुझे गले लगाकर बचपन की लोरी गुनगुनाती। आज़ादी को छोड़कर उसने मुझे सब कुछ दिया। कभी कभी मैं उसका सोया हुआ मासूम चेहरा देखता तो दिल में एक डरावना ख्याल आता। अगर वो कमबख्त नॉवेल नहीं होती, अगर मेरे मन में पहले से बैठा डर नहीं होता, तो स्कूल में ऐसी खूबसूरत, स्मार्ट और मुझसे इतना प्यार करने वाली लड़की अगर खुद मुझे पसंद करने आती, क्या मैं इस पर दिल हार जाता? जवाब लगभग हाँ ही था। तो मैं सोचने लगा, मेरा उससे डरना, क्या ये उसके पॉजिटिव क्रेजी वाले गुण की वजह से था, या फिर उसके विलन बनने वाले अंजाम को पहले से जानने की वजह से? अब तो कहानी मैंने खुद ही ऐसी दिशा में मोड़ दी है जो समझ से बाहर है। उसने हीरो का पीछा नहीं किया, बल्कि मुझ जैसे एक साधारण इंसान को अपनी पूरी दुनिया मान लिया। तो क्या वो अभी वही विलन है जो घर परिवार बर्बाद करेगी? मुझे नहीं पता। बस इतना जानता था कि मेरे दिल की बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी। उस रात लिन वही ऑफिस से लौटी, थोड़ी थकी हुई लग रही थी। आजकल कंपनी में कुछ दिक्कत आ रही है। ये असल में हीरो ली यांग का उभरना और उसकी पहली चाल थी। पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया, बस हमेशा की तरह मुझे गले लगाया। उसने अपना चेहरा मेरी छाती में छिपा लिया। टीचर, मैं थोड़ी थकी हुई हूँ। मैंने बिना सोचे समझे हाथ बढ़ाकर उसकी पीठ थपथपाई। तो जल्दी सो जाओ। ये पहली बार था जब मैं उसके साथ इतनी नरमी दिखाई। मेरी गोद में बैठा उसका शरीर हल्का सा कांप उठा। फिर मुझे अपनी छाती गीली महसूस हुई। लिन वेई रो रही थी, पर हंस भी रही थी। पूरी तरह एक कोआला की तरह मुझसे लिपटी हुई, चूमती और सहलाती रही। chen युआन, मुझे तुमसे सच में बहुत प्यार है। वो लगातार मेरा नाम बड़बड़ा रही थी, जैसे उसे डर हो कि ये कोई सपना है। हाथ छूटा तो मैं फिर गायब हो जाऊंगा। मैं यही सोच रहा था कि लिन वेई जाग गई। वो एक छोटी बिल्ली की तरह अपना सिर मेरी छाती में छिपाकर रगड़ने लगी। उसका ये भरोसा और अजीब सी संतुष्टि महसूस करते हुए मेरा दिमाग एकदम कस गया। तो मैंने एक गहरी सांस ली, खुद ही उससे गले लगा लिया। लिन वेई, अब मुझे टीचर मत बुलाओ, chen युआन बुलाओ। उस दिन से मैंने पूरी तरह हार मान ली। मैंने भागने के सारे ख्याल छोड़ दिए। दिल से मान लिया कि मैं लिन वेई का पिंजरे वाला पंछी हूँ। वो कंपनी की उलझी हुई बिजनेस लड़ाइयाँ संभालती और मैं घर पर रेसिपीज रिसर्च करता। उसे ये मॉडल बहुत पसंद था, हीरो को हराकर हीरोइन को प्यार करने वाला। रोज ऑफिस से आते ही सबसे पहला काम था रसोई में दौड़कर आकर पीछे से मुझे गले लगाना, जैसे कोई खाना मांग की बिल्ली हो। आज क्या टेस्टी बनाओगे? लिन वेई की बिजनेस स्किल्स किताब में बताई गई से कहीं ज्यादा तेज थी। प्यार के बंधन के बिना उसने अपनी सारी एनर्जी और जुनून करियर में लगा दिया। नौसिखिया हीरो ली योंग की बिजनेस चालें उसके सामने बच्चों के खेल जैसी थी। कुछ ही महीनों में जो ली यांग एक उभरता हुआ बिजनेस स्टार बनने वाला था, वो लिन वेई के हाथों पूरी तरह हार गया। आखिर मैं अपनी हीरोइन को लेकर इस शहर से भाग गया। मुझे ये खबर तब मिली जब मैं बालकनी में अपने पौधों को पानी दे रहा था। लिन वेई ने पीछे से मुझे गले लगाया, ठुड्डी मेरे कंधे पर टिकाई, आवाज में एक छोटी बच्ची जैसी शेखी थी। वो ली यांग वाला अब कभी वापस हमें परेशान नहीं करेगा। मुझे थोड़ा अफसोस हुआ। वो हीरो जो मुझे कभी आकर्षक लगता था, बिना कोई आवाज किए मेरी दुनिया से बाहर हो गया। ये दिन मेरा 22वां बर्थडे था। मुझे लगा लिन वेई भूल गई होगी, क्योंकि वो पूरे दिन ऑफिस में बिजी थी। रात मैंने अपने लिए एक सिंपल नूडल्स बनाई। अभी खाने ही वाला था कि बंगले का दरवाजा खुला। लिन वेई आ गई थी, हाथ में एक बड़ा सा केक लिए। पीछे दो लोग एक पियानो उठाए आ रहे थे। हैप्पी बर्थडे chen युआन। लिन वेई ने केक टेबल पर रखा, चमकती आंखों से मुझे देखा। ये मेरा दिया हुआ बर्थडे गिफ्ट है। मुझे याद है तुमने कहा था कि बचपन में तुम्हारा सपना पियानिस्ट बनने का था। मेरे दिल को गहरा झटका लगा। ये तो मैंने कभी बहुत पहले बिना सोचे कहा था। मुझे यकीन नहीं था कि उसे इतना अच्छे से याद है। उस रात लिन वेई ने अजीब तरीके से मुझे टच नहीं किया, बल्कि मेरे सामने आकर पीछे से एक फाइल और एक लाल रंग की छोटी बुकलेट निकाली। chen युआन, अब क्या तुम एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे? मैंने नीचे झुककर लिन वेई के हाथ में देखा, एक साइन किया हुआ मैरिज सर्टिफिकेट। मैंने उसे देखा, बहुत देर तक देखता रहा, फिर मुस्कुरा दिया। मैं तैयार हूं मिस लिन, आगे की जिंदगी में तुम्हारा साथ दूंगा। आखिर इस नए कॉन्ट्रैक्ट का मेहनताना उसकी पूरी जिंदगी थी, और मैं chen युआन, एक अच्छा प्रोफेशनल एथिक्स वाला टीचर था। लाल बुकलेट पर सुनहरे अक्षर क्रिस्टल लाइट में चमक रहे थे। मैंने बस एक जगह देखी, chen युआन और लिन वेई का नाम साथ साथ।
उंगलियों से महसूस होने वाला उभार जैसे एक अदृश्य वादा हो जो दो बिल्कुल अलग किस्मत वालों को साथ बांध रहा हो। लिन वेई मेरी गोद में गिर पड़ी, अपनी नाक मेरी गर्दन पर रगड़ती हुई, बाहर से आती हल्की ठंडक के साथ आवाज में मीठापन और गहरा जुनून। छन युआन, आज से तुम पूरी तरह मेरे हो, तुम्हारी सांस भी सिर्फ मेरी है। मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी कमर पकड़ी, उसके शरीर की हल्की कंपकंपी महसूस की, जो खुशी और गहरी असुरक्षा दोनों का मिला जुला असर था। उसकी बाहें लता की तरह मुझसे लिपट इतनी ताकत से कि मानो मेरी त्वचा में धंस जाएंगी, जैसे हाथ छूटते ही मैं बुलबुले की तरह गायब हो जाऊंगा। मैंने आराम से उसकी पीठ थपथपाई, आवाज में शांति और पहले कभी न महसूस हुआ भरोसा था। हाँ, अब कहीं नहीं जाऊंगा। ये बात पूरी तरह से बहाना नहीं थी। उस रात के बाद से जब हमारे बीच सारी लिमिट खत्म हो गई, मेरे दिल की सारी दीवारें गिर चुकी थीं। कैद में रहने के बजाय ये कहना बेहतर होगा कि मैं दिल से उसके साथ रहना चाहता था। बस मुझे पता था कि लिन वेई की क्रेजी नेचर कभी खत्म नहीं होगी। उसने बस मुझे रोकने वाली सोच को बदलकर मुझे पूरी तरह अपनी दुनिया में समाने वाले जुनून में बदल दिया। शादी के बाद लिन वेई ने हीरो घर पर, हीरोइन बाहर वाला मॉडल लगभग परफेक्शन तक पहुंचा दिया। वो रोज बिल्कुल 7 बजे टाइम पर निकलती अपनी लिन कंपनी के लिए। जाने से पहले हमेशा मेरे माथे, गाल और होंठ पर किस करती, बार बार पक्का करती कि मैंने चुपचाप पासपोर्ट नहीं छिपाया, किसी अनजान नंबर से बात नहीं की। यहाँ तक कि मेरे फ़ोन की कॉल रिकॉर्ड और चैट ऐप्स भी चेक करती, ये पक्का करने के लिए कोई और लड़की का नामो निशान ना हो। और मैं घर की सारी जिम्मेदारी संभालता, खाना बनाने से लेकर बालकनी के पौधों तक, यहाँ तक कि उसके स्टडी रूम में ढेर सारी फाइल्स भी उसके आने से पहले सलीके से अरेंज कर देता। अर्जेंसी के हिसाब से उस दिन मैं रसोई में उसकी पसंदीदा मक्के हड्डी वाली सूप बना रहा था। बर्तन में सूप उबल रहा था। दरवाजे की चाबी घूमने की आवाज़ सुनकर मैं मुड़ने ही वाला था कि पीछे से एक ठंडी सी ताकत मुझे अचानक जकड़ लिया। लिनवेई अपना चेहरा मेरी पीठ में छिपाए, आवाज में गुस्सा दबे हुए, नाखून लगभग मेरी कमर में करते हुए। शन युआन, तुमने आज कोई डिलीवरी वाले लड़के से 3 बातों से ज्यादा बात की? मेरा चम्मच रुक गया। बेबसी से लंबी सांस ली। आज डिलीवरी वाले लड़के ने पूछा था कि घर पर सामान डिलीवर करना है या नहीं। मैंने बस इतना कहा, नहीं, दरवाजे पर रख दो। कुल मिलाकर 2-4 बातें ही हुई हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसे भी पता चलेगा। मैंने सफाई देने की कोशिश की। उसने मुझसे नाम पूछा था पार्सल के लिए। मैं जवाब ना दूं तो कैसे चलेगा? नहीं। लिन वेई ने तेजी से पलटकर देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में, तुम किसी से भी 2 लाइन से ज्यादा बात नहीं कर सकते। किसे पता वो बुरी नीयत रखते हों, तुम्हें मुझसे छीन लेना चाहते हों। मैंने उसकी आंखों में जो पागलपन उमड़ रहा था वो देखा। पहले जैसे विरोध या ठंडे बर्ताव की बजाय बस उसका हाथ पकड़ लिया, उंगलियों से उसकी ठंडी हथेली सहलाई। ये मेरा सीखा हुआ तरीका था उसे शांत करने का। मैंने आवाज़ नरम की। ठीक है, अब से डिलीवरी वाला काम भी मैनेजर संभालेगा। भले वो एक शब्द ज़्यादा पूछे, मैं जवाब नहीं दूंगा। ठीक है। लिन वेई का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया, फिर भी भौहें सिकोड़े मेरी छाती में सिर छिपाए। आवाज़ धीमी थी। शन युआन, मुझे सच में बहुत डर लगता है। पहले जो लोग थे वो सब मुझसे मेरी चीज़ें छीनना चाहते थे। अब तुम मेरे लिए सबसे ज़रूरी हो। मैं तुम्हें खो नहीं सकती। उसकी आवाज़ में शिकायत और बेबसी थी, जैसे कोई डरा हुआ छोटा जानवर। मेरा दिल पिघल गया। मैंने नीचे झुककर उसके बालों की जड़ में किस किया। नहीं होगा ऐसा। मैंने वादा किया था, जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा, बात करके करूंगा। पर मुझे नहीं पता था कि मुसीबत खुद चलकर मेरे दरवाजे तक आएगी, और वो भी इतनी अचानक। उस दिन दोपहर में बालकनी में पौधों को पानी दे रहा था। तभी बंगले की घंटी अचानक जोर से बजी। मैनेजर दरवाजा खोलने गया। थोड़ी देर बाद एक कस्टम सूट पहने, गंभीर चेहरे वाले अधेड़ आदमी को अंदर लेकर आया। वो आदमी लगभग 40 साल का था। नजरें तलवार जैसी तेज, सीधा मेरे सामने आकर ऊपर से नीचे तक मुझे देखने लगा। होंठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें साफ अपमान दिख रहा था। तो तुम हो शन युआन, लिन वेई का पाला हुआ छोकरा। मैंने भौं सिकोड़ी, पानी वाली बाल्टी नीचे रखी। जनाब, जरा शब्दों का ख्याल रखें। वो आदमी हंस पड़ा। अपने ब्रीफकेस से ढेर सारी फोटोज निकालकर मेरे सामने पत्थर की टेबल पर पटक दी। फोटोज जमीन पर बिखर गईं। सारी में मैं और लिन वेई की रोज की जिंदगी थी। मुझे रसोई में खाना बनाते हुए, लिन वेई का मुझे पीछे से गले लगाते हुए, यहाँ तक कि हमारा बालकनी में साथ धूप सेकते हुए भी। इन फोटोज के एंगल बहुत छुपे हुए थे। साफ था कि किसी ने लंबे समय से चुपके से फोटो खींची थी। लिन कंपनी अभी अंदर और बाहर दोनों तरफ से मुसीबत में है। बोर्ड इससे बहुत नाराज है। तुम्हें मुसीबत की जड़ मानते हैं। असर पड़ रहा है। मैं तुम्हें इतने पैसे दे सकता हूँ कि बाकी जिंदगी आराम से गुजरेगी। वरना वरना क्या? मैंने फोटोज उठाई। उंगलियां हल्की सी कस गईं। मुझे पता है लिन कंपनी को अभी मुश्किल आ रही है। लिन रोज घर लौटती है थकी थकी सी, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे भी हैं, पर वो कभी मुझसे इस बारे में बात नहीं करती। बस कहती है ये तो सामान्य बिजनेस कंपटीशन है। पता चला बोर्ड ने अब बाहरी माने जाने वाले मुझे निशाना बनाया है। वरना बोर्ड के पास तुम्हें इस दुनिया से गायब करने के 1000 तरीके हैं। तब लिन वेई चाहकर भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। तुम बस एक गरीब लड़का हो। लिन वेई का ध्यान पाना तुम्हारी किस्मत थी। ज्यादा होशियारी मत करना, वरना खुद को भी बर्बाद करोगे, उसे भी। तभी दरवाजे से जाने पहचाने कदमों की आवाज आई। उसकी नजर सीधा हॉल में खड़े आदमी पर पड़ी। उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। पहले से ही सख्त नजरें अब और भी ठंडी हो गईं। झाओवेन, तुम यहाँ क्यों आए हो? झाओवेन नाम के उस आदमी ने मुड़कर तुरंत विनम्रता का मुखौटा लगा लिया। फिर भी आवाज में थोड़ी नाराजगी की गुहार थी। बड़ी बहन, मैं तो तुम्हारे भले के लिए यहाँ आया हूँ।
लिन कंपनी के भले के लिए। ये छोकरा तुम्हारे साथ खड़े होने के लायक ही नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें पीछे खींचेगा। बोर्ड ने आखिरी नोटिस दे दिया है, अगर तुमने इससे अलगाव नहीं किया तो वो मिलकर तुम्हारा सीईओ पद हटा देंगे। लायक नहीं है। लिन वेई ने ठंडे लहजे में हंसकर मेरी तरफ तेजी से आकर मेरी बांह पकड़ ली, ऐसे जैसे अपना हक जता रही हो। ठंडी नजरों से झाओ वेन को देखा। मैं लिन वेई का आदमी, बाहर वाले को दखल देने का हक नहीं है। झाओ वेन, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। झाओ वेन का चेहरा उतर गया, आवाज में भी जोश आ गया। बड़ी बहन, तुम कैसे इस आदमी की वजह से अपनी अकल खो सकती हो? तुम भूल गई कि तुम्हारे पापा ने इन कंपनी तुम्हें कैसे सौंपी थी। तुम इसे किसी बाहरी हाथों में बर्बाद नहीं होने दे सकती। लिन कंपनी हमारे परिवार की प्रॉपर्टी है। तुम जैसे बेकार लोगों को दखल देने का कोई हक नहीं। मेरे पापा ने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया, और तुम इसी तरह बदला देते हो। पीछे से बाकी बोर्ड मेंबर्स से मिलकर मुझे कमजोर करने की कोशिश करते हो और अभी भी सामना करने की हिम्मत रखते हो। तो फिर हमें भी सख्ती से पेश आना पड़ेगा। उस दिन मैं आया ही इसलिए हूं, तुम्हें वापस ले जाकर बोर्ड मीटिंग बुलानी है, तुम्हारा पद हटाना है। तुम्हारी हिम्मत, भौहें सिकोड़कर आवाज में पूरी सख्त। हिम्मत क्यों नहीं होगी? झाओवेन ने हाथ हिलाया। कुछ काले सूट पहने, बड़े कद काठी वाले लोग दरवाजे से अंदर आए। ये सब बोर्ड द्वारा बुलाए गए बॉडीगार्ड्स हैं। आज जबरदस्ती भी करनी पड़े तो भी तुम्हें कंपनी वापस ले जाऊंगा। काले सूट वाले लोग तुरंत आगे बढ़े, मुझे और लिन वेई को पकड़ने की कोशिश करने लगे। मैंने बिना सोचे लिन वेई को अपने पीछे कर लिया, ठंडी नजरों से उन्हें देखा। तुम में से किसी की हिम्मत उसे छूने की? सिर्फ एक कमजोर सॉफ्ट रोटी छोकरा हमारे रास्ते में क्या आएगा? एक आदमी ने हंसते हुए मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैं पहले से तैयार था, बगल हटकर बच निकला, फिर तुरंत एक लात उसके घुटने पर मार दी। वो आदमी दर्द से चिल्लाकर घुटनों के बल गिर गया। मैंने पहले स्कूल में कुछ साल मार्शल आर्ट सीखा था, हालांकि बहुत समय हो गया। बाकी काले सूट वाले तेजी से मेरे चारों तरफ आ गए। मैं लिन को पीछे बचाते हुए धीरे धीरे पीछे हट रहा था, साथ ही उनसे भिड़ भी रहा था। हॉल में तुरंत गड़बड़ मच गई। टेबल कुर्सियां टूट गईं, फूलदान गिरकर फूट गया, फूल और पानी जमीन पर बिखर गए। लिन वेई मेरे पीछे खड़ी थी, बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं, बल्कि शांति से अपने बैग से फोन निकालकर तेजी से कुछ नंबर डायल किए। हेलो मैनेजर, 20 बॉडीगार्ड्स लेकर आओ, घर में कोई झगड़ा कर रहा है। फोन काटकर उसने मेरी तरफ देखा, आंखों में फिक्र। शन युआन, संभल कर, चिंता मत करो। मैंने उसकी तरफ सिर हिलाया, तभी एक काले सूट वाले के हमला करने का मौका मिला। मैं साइड होकर बच गया, साथ ही उसके जबड़े पर एक घूंसा मारा। वो आदमी कराह कर जमीन पर गिर पड़ा। झाओ विंग को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना वापस लड़ पाऊंगा। चेहरा और भी बुरा हो गया, काले सूट वालों पर चिल्लाया, बेकार लोग, सब आगे बढ़ो, आज हर हाल में इन्हें ले जाना है। तभी बंगले का बड़ा दरवाजा खुला। मैनेजर 20-25 काले सूट वाले ट्रेंड बॉडीगार्ड्स लेकर अंदर आया। तुरंत झाओ वेन के लाए लोगों को घेर लिया। झाओ वेन के लाए काले सूट वाले घबराकर हिलना बंद कर गए। चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। झाओ वेन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। लिन वेई को देखकर आवाज भी कांप रही थी। बड़ी बहन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें बड़ा होते देखा है, मुझे बड़ा होते देखकर भी विश्वासघात करोगे? लिन परिवार को भी धोखा दोगे? लिन वेई की आवाज में जरा भी नरमी नहीं थी। मैनेजर, इन्हें ले जाओ, पुलिस को खबर दो, कहो किसी ने गैरकानूनी तरीके से घर में घुसकर हमला किया। साथ ही लॉयर से बात करके झाओ वाइस प्रेसिडेंट पर केस करने की तैयारी करो। जी बड़ी बहन। मैनेजर ने आदरपूर्वक सिर झुकाया, इशारा किया। बॉडीगार्ड्स झाओ वेन और उनके लाए लोगों को खींचकर बाहर ले गए। झाओ वेन झटपटाते हुए लिन वेई की तरफ चिल्लाया, लिन वेई, तुम पछताओगी, बोर्ड तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लिन वेई ने ध्यान नहीं दिया। जब तक वो सब बाहर नहीं निकल गए, हॉल शांत हो गया। तब वो तेजी से मेरे पास आई, ऊपर से नीचे तक जो देखने लगी। शन युआन, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? उसकी आंखों में फिक्र और तड़प थी। हाथ बढ़ाकर मेरी बांह छूने ही वाली थी कि उसे दर्द होने का डर हो गया। मैंने सिर हिलाया, उसका हाथ पकड़ा। मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी खरोच है। अभी लड़ते वक्त मेरी बांह टेबल के कोने से थोड़ी कट गई थी। ज्यादा गहरी नहीं थी, पर खून की हल्की सी बूंद निकल आई थी। जल्दी चलो, घाव साफ करते हैं, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। वो मुझे बेडरूम के बाथरूम में ले गई। अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला, बड़े ध्यान से सलाइन वाटर से मेरा घाव साफ किया, फिर पट्टी से डिसइंफेक्ट किया, आखिर में बैंडेज लगाई। पूरे प्रोसेस में उसकी हरकतें इतनी नरम थीं जैसे यकीन न हो। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, जैसे चोट उसे लगी हो। मुझे नहीं, सब मेरी गलती है। उसने सिर झुकाकर आवाज में शर्मिंदगी, अगर मैं पहले ही तुम्हें कंपनी की बात बता देती, इन कीड़ों को पहले ही निपटा देती, तो तुम्हें यह खतरा नहीं झेलना पड़ता। तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने हाथ उठाकर हल्के से उसके बाल सहलाए। ये तो उन लोगों की बुरी नीयत थी। अगर मैं न होता, वो लोग कोई और बहाना ढूंढ लेते तुम्हारे खिलाफ जाने का। और मैं भी कोई बिल्कुल कमजोर इंसान नहीं हूं, खुद को भी बचा सकता हूं, तुम्हें भी। लिन वेई ने सिर उठाकर मुझे देखा, आंखें चमक रही थीं, आंसुओं के साथ हल्की सी उम्मीद भी थी। छनवान, तुमने भी कहा तुम मेरी रक्षा करोगे। मैंने गंभीरता से सिर हिलाया। हम दोनों पति पत्नी हैं, तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज है। लिन वेई मेरी गोद में गिरकर जोर जोर से रोने लगी। अंदर जमा हुई मुश्किल, दुख और डर सब एक साथ बाहर आ गया। मैंने आराम से उसकी पीठ थपथपाई, उसे रोए दिया। आंसू और शरारत सब मेरी शर्ट पर आने दिया। मुझे पता था वो बाहर से मजबूत दिखती है, पर अंदर से इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी कंपनी संभालने का बोझ शायद ही कोई इसे समझ पाए। काफी देर रोने के बाद लिन वेई थोड़ी शांत हुई, सिर उठाकर आस्तीन से आंसू पोंछे, शर्मिंदगी से हंसते हुए
सॉरी, तुम्हारी शर्ट गंदी कर दी। कोई बात नहीं, बस एक शर्ट ही तो है, गंदी हुई तो दोबारा धुल जाएगी। मैं तुम्हें कपड़े बदलने ले जाता हूँ। लिन वही मेरा हाथ पकड़कर वार्डरोब रूम की तरफ चली। उसका वार्डरोब रूम बहुत बड़ा था। एक साइड में उसके कपड़े, ड्रेसेस और बैग्स भरे थे। दूसरी साइड में भी बहुत सारे पुरुषों के कपड़े टंगे थे, कैजुअल से लेकर सूट तक, हर तरह के डिज़ाइन और साइज़, और सारे मेरी पसंद के स्टाइल के। ये सब मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं। पहले तुम हमेशा मेरी गिफ्ट्स मना करते थे, अब हम पति पत्नी हैं, अब तुम मना नहीं कर सकते। ये पहनकर देखो, मुझे लगता है बहुत सूट। कपड़ा नरम और आरामदायक था, देखने में ही महंगा लग रहा था। मैंने मना नहीं किया। उसी के सामने वो कश्मीरी स्वेटर पहन लिया। लिन वेई ने मुझे देखा, आंखों में साफ हैरानी थी। बहुत अच्छा लग रहा है, ये कपड़ा तो जैसे तुम्हारे लिए ही बना हो। मैं उसका चेहरा देख रहा था, उसकी चमकती मुस्कान मेरे दिल में भी गर्माहट सी आई। शायद ऐसी जिंदगी इतनी बुरी नहीं है। अगले दिनों में लिन वेई और ज्यादा व्यस्त हो गई। उसे न सिर्फ झाओ वेन के छोड़े हुए मेस को संभालना था, बल्कि बोर्ड को भी दुरुस्त करना था, विश्वासघात करने वाले मेंबर्स को निकालना था। हर रोज वो जल्दी निकलती, देर से लौटती, कभी कभी तो रात को स्टडी रूम में देर रात तक काम करती। मैं ये सब देखकर परेशान होता, पर कुछ बड़ी मदद कर नहीं पाता। मुझे बिजनेस की कोई समझ नहीं थी, बस रोज अलग अलग तरह से हेल्दी खाना बनाता, उसके थके होने पर मालिश करता, नींद न आने पर उसके साथ बैठकर बातें। मेरा दिल एकदम धक से हुआ। मैंने उसे सहारा देकर सोफे पर बिठाया, हाथ बढ़ाकर माँ छुआ। बहुत तेज बुखार था। मैंने भौहें सिकोड़ी, आवाज में हल्की नाराजगी। तुम्हें कितनी बार कहा है इतनी मेहनत मत करो, सेहत सबसे जरूरी है, फिर भी तुम नहीं सुनती। कंपनी में अभी बहुत काम बाकी है, मैं गिर नहीं सकती। लिन वही कमजोरी से मेरा हाथ पकड़कर, आवाज में दम नहीं था, शनिवार, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस बुखार की दवाई ला दो, कल कंपनी की एक जरूरी मीटिंग है। नहीं, इतना तेज बुखार है, अस्पताल जाना जरूरी है, मीटिंग टाल दो, सेहत खराब हो गई तो कुछ नहीं बचेगा। मेरी बात सुनो, मैं अभी तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। लिन वही कुछ और कहना चाहती थी, पर मैंने उसे सीधा गोद में उठा लिया। उसने थोड़ी कोशिश की, पर आखिर में बेबस होकर मेरे कंधे पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। धीमी आवाज में बोली, शन युआन, तुम्हारा होना अच्छा लगता है। अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने चेक करके बताया, तेज ठंड लगने से बुखार आया, ऊपर से ज्यादा थकान, एडमिट कराना पड़ेगा, कुछ दिन ड्रिप लगेगी। मैंने उसे भर्ती करवाया। बेड के पास से एक कदम भी नहीं हटा। आधी रात को लिन वेई हल्की नींद में जागी। मुझे बेड के पास से टिकाए देखा, अपना हाथ बढ़ाकर मेरे बाल सहलाए। शन युआन, तुम आराम क्यों नहीं करते? यहाँ नर्स है, तुम्हें हमेशा जागते रहने की जरूरत नहीं। मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने सिर उठाकर उसका हाथ पकड़ लिया, उसकी हथेली की गर्माहट महसूस की। आखिर बुखार थोड़ा कम हुआ था। अब कैसा महसूस हो रहा है? बेहतर लग रहा है? अभी भी तकलीफ है? बहुत बेहतर है। लिन वेई मुस्कुराई, आंखों में इतनी नरमी थी जैसे पानी टप पड़े। सच में मुझे हमेशा से पता था कि तुम पैसों के लिए मेरे साथ नहीं रुके। पहले मैं हमेशा डरती थी। डर था कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, डर था कि तुम बाकी लोगों की तरह सिर्फ लिन परिवार के पैसों के लालच में हो, डर था तुम मुझे छोड़ जाओगे। इसी वजह से मैं इतनी पॉजिटिव और पागल हो गई। उन एक्सट्रीम तरीकों से तुम्हें अपने पास रोकने की कोशिश की। मेरा दिल भर आया। मैंने नीचे झुककर उसके हाथ की पीठ पर किस किया। सॉरी, मैंने भी पहले कुछ गलतियां की। हमेशा तुमसे ठंडा बर्ताव करता था, तुम्हें कभी सिक्योरिटी फील नहीं होने दी। अब से मैं बदलूंगा, तुम्हें सुकून दूंगा, बताऊंगा कि मैं सच में तुम्हारे साथ अच्छा जीवन बिताना चाहता हूँ। आंखें फिर लाल हो गई। सॉरी बोलना तो मुझे चाहिए। मुझे तुम्हें बंद नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी आज़ादी नहीं छीननी चाहिए थी, इतनी खुदगर्जी से तुम पर अपना हक नहीं जताना चाहिए था। शन युआन, जब मैं ठीक हो जाऊंगी बंगले की जालियां हटवा दूंगी। अगर तुम बाहर जाना चाहो, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जा सकती हूँ। जिससे भी मिलना चाहो मिल सकते हो। अब कभी तुम्हें रोकूंगी नहीं। मैं हैरान रह गया, मुझे उम्मीद नहीं थी वो ऐसा कहेगी। उसकी आंखों में सच्चाई और शर्मिंदगी देखकर अचानक मुझे लगा, जो इंतजार और तकलीफ मैंने झेली थी, जो डर और बेचैनी सही थी, वो सब कीमती थी। ये पॉजिटिव और क्रेजी लड़की अपने ही तरीके से सीख रही थी किसी को प्यार करना क्या होता है। इसकी ज़रूरत नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी आंख के कोने से आंसू पोंछे। बस तुम्हारे साथ रहूं, कहीं भी हो, फर्क नहीं पड़ता। और अभी मुझे लगता है बंगले में रहना भी अच्छा है। रोज़ तुम्हारे लिए खाना बनाना, पौधों की देखभाल करना, तुम्हारे लौटने का इंतजार करना, ऐसी जिंदगी भी बहुत सुखी है। लिनवेई की आंखों में आंसू फिर आ गए। उसने कसकर मेरा हाथ पकड़ा। शन युआन, आई लव यू, मुझे भी तुमसे प्यार है। ये पहली बार था जब मैंने खुद से ये 3 शब्द कहे। आवाज़ भले ज़्यादा तेज नहीं थी, पर पूरे दिल से कहा। वेई वेई, आई लव यू। लिनवेई फिर सह नहीं पाई, मेरी गोद में गिरकर रोने लगी। इस बार उसके रोने में डर या बेचैनी नहीं थी, बस भरपूर खुशी और भावुकता थी। मैंने आराम से उसकी पीठ थपथपाई, कान के पास धीमे से कहा, अब मत रो, अच्छे से आराम करो, ठीक होते ही हम घर वापस चलेंगे। लिनवेई अस्पताल में 3 दिन रही। इन तीनों दिन मैं हर पल उसके पास ही रहा। उसकी सेहत धीरे धीरे सुधरी, चेहरे पर पहले जैसी रौनक लौटी। डिस्चार्ज वाले दिन धूप बहुत अच्छी थी। लिनवेई मेरा हाथ पकड़कर अस्पताल के गेट से बाहर आई, गहरी सांस ली। आखिर डिस्चार्ज हो गई, घर जैसा आराम कहीं नहीं। तो चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हारा सबसे पसंदीदा शक्कर सिरके वाला रिब्स बनाऊंगा। लिनवेई खुशी से सिर हिलाई, जैसे कोई बच्चा कैंडी पाकर खुश हुआ हो। पर हम पार्किंग तक पहुंचे ही थे कि कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखे। बोर्ड के कुछ पुराने डायरेक्टर्स। उनके चेहरे सख्त थे, हमारी कार के पास खड़े इंतजार कर रहे थे। लिनवेई, आखिर डिस्चार्ज हो गई तुम? सामने वाले सन डायरेक्टर ने कहा, आवाज में थोड़ी नाराजगी।
हमें तुमसे ज़रूरी बात करनी है, कंपनी के भविष्य के बारे में और इस छन युआन के साथ तुम्हारे रिश्ते के बारे में भी। लिन वेई का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। मेरे और मेरे पति के रिश्ते की जानकारी शायद तुम्हें नहीं देनी। कंपनी की बातें भी मैं लगभग निपटा चुकी हूँ। तुम्हारे यहाँ आकर दखल देने की जरूरत नहीं। लिन वेई, बहुत ज़्यादा हो रहा है तुम्हारा। दूसरा चियान डायरेक्टर गुस्से से बोला, हमने तुम्हारे पापा को यहाँ तक पहुँचते देखा है। इस कंपनी में हमारा भी खून पसीना लगा है। हम चुपचाप देख नहीं सकते तुम इसे किसी बाहरी के हाथों में बर्बाद कर दो। बाहरी? लिन वेई ने भौहें उठाई। मेरा हाथ कसकर पकड़ा। छन युआन मेरा पति है, लिन परिवार का दामाद है। ये बाहरी कैसे हो सकता है? तुम लोगों ने झाओ वेन के साथ मिलकर मुझे पद से हटाने की जो साजिश की, इस बात का हिसाब अभी बाकी है। तुम गलत इल्जाम मत लगाओ। सन डायरेक्टर का चेहरा बदल गया, नजरें कतराने लगीं। गलत इल्जाम? लिन वेई ने ठंडी हंसी हंसी बैग से एक फाइल निकालकर उनके सामने फेंक दी। ये झाओ वेन की गवाही है और तुम लोगों के बाहरी दुश्मनों से मिली भगत और कंपनी का पैसा गबन करने के सबूत, लोहे की तरह पक्के सबूत। अभी बहाना बनाओगे? मैं तुम्हें कहती हूँ अभी खुद इस्तीफा दो। गबन किया पैसा वापस करो, मैं माफ कर दूंगी, वरना पुलिस को सौंप दूंगी। कुछ डायरेक्टर्स जमीन पर पड़ी फाइल देखकर चेहरे नीले पीले पड़ गए। एक दूसरे को देखा, सबकी आंखों में डर था। उन्हें उम्मीद नहीं थी लिन वेई के पास इतने पक्के सबूत हैं। लिन वेई, हम तो कंपनी के बुजुर्ग सदस्य हैं, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सन डायरेक्टर आखिरी कोशिश करने लगा। बुजुर्ग होकर भी क्या फर्क पड़ता है? इनाम मिलना है तो मिले, सजा मिलनी है तो मिले। यही मेरे पापा का नियम है। 3 दिन का टाइम देती हूँ, इस्तीफा दो और पैसे लौटाओ, वरना जेल जाने का इंतजार करो। खुद फैसला कर लो। इतना कहकर लिन वेई मेरा हाथ पकड़कर उनके बीच से निकलकर कार की तरफ बढ़ी। कुछ डायरेक्टर्स हमारी पीठ देखते रहे, गुस्से से थर थर कांप रहे थे, फिर भी कुछ नहीं कर सके। उन्हें पता था लिन वेई कहकर करती है। अगर उन्होंने नहीं माना तो उनका बुरा हश्र होना तय था। कार में बैठकर लिन वेई ने लंबी सांस ली। सीट पर टिककर थोड़ी थकी हुई लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा, धीमे से कहा, इतना थकना मत, बाकी बातें धीरे धीरे हो जाएंगी। लिन वेई ने सिर हिलाया, मुड़कर मुझे देखा, मुस्कुराई। तुम हो तो मुझे किसी बात से डर नहीं लगता। कार स्टार्ट होकर धीरे धीरे अस्पताल की पार्किंग से निकल गई। धूप खिड़की से आकर लिन वेई के चेहरे पर पड़ रही थी। वो बहुत नरम दिख रही थी। मैंने उसे देखकर अचानक दिल में गहरी खुशी महसूस की। बंगले पहुंचकर मैंने लिन वेई के लिए उसका पसंदीदा शक्कर सिरके वाला रिब्स और कुछ हल्की सब्जियां बनाई। लिन वेई की भूख अच्छी थी, पूरी कटोरी चावल खा लिया। खाना खाने के बाद वो सोफे पर टिककर मुझे बर्तन समेटते देखती रही। होठों पर हमेशा वो नरम मुस्कान थी। शन युआन, उसने अचानक बात शुरू की, कंपनी की बातें जब पूरी तरह शांत हो जाएंगी, चलो घूमने चलते हैं। तुम हमेशा से दाली जाना चाहते थे ना? चलो वहीं कुछ समय रहते हैं, वहाँ का नज़ारा देखते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। मेरे बर्तन समेटने का हाथ रुक गया। मैंने मुड़कर उसे देखा। तुम्हें कैसे पता मुझे दाली जाना है? पता है तो। लिन वेई मुस्कुराई। तुमने पहले चाचा झांग से बात करते वक्त कहा था कि दाली की खूबसूरती बहुत है, तुम अपनी माँ को वहाँ बसाना चाहते हो। मैंने पहले ही असिस्टेंट से टिकट और होटल बुक करवा लिया है। जैसे ही कंपनी की बातें खत्म होंगी हम निकल जाएंगे। मेरा दिल एकदम धक से हुआ, गर्माहट का एक सैलाब सा उमड़ा। मैंने तो बस चाचा झांग से एक बार यूं ही कह दिया था। उम्मीद नहीं थी उसे इतना अच्छे से याद रहेगा। ये पॉजिटिव और क्रेजी लड़की हमेशा अपने तरीके से चुपचाप मेरे लिए बहुत कुछ कर रही है। मैंने सिर हिलाया, मुस्कुराते हुए बोला, जब बातें खत्म दाली चलते हैं, माँ को भी साथ लेकर। बहुत बढ़िया। लिन वेई खुशी से उछल पड़ी, मेरी गोद में गिरकर मेरे गाल पर किस किया। मुझे पता था तुम हाँ कहोगे। अगले 1 महीने लिन वेई पूरी तरह कंपनी को दुरुस्त करने में लग गई। उसके सख्त फैसलों के आगे बोर्ड के वो बागी सदस्य या तो खुद इस्तीफा दे बैठे या कानून के हवाले हो गए। कंपनी की कामकाज धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी, बल्कि पहले से भी ज्यादा तरक्की करने लगी। लिन वेई की बिजनेस स्किल्स किताब में बताई गई से कहीं ज्यादा तेज थी। प्यार के बंधन के बिना उसने अपनी सारी ताकत और जुनून करियर में लगा दिया। बस 1 महीने में उसने लिन कंपनी को कई बड़े डील्स दिलाई, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन दोगुनी हो गई। और मैं इस बीच घर संभालता, साथ ही डिस्चार्ज के बाद घर पर आराम कर रही माँ की देखभाल भी करता। माँ की सेहत बहुत अच्छी हो रही थी। उसे लिन वेई बहुत पसंद है। हमेशा मुझसे कहती है, शियाओ वेई बहुत अच्छी लड़की है, थोड़ी सख्त जरूर है, पर तुम्हारे लिए दिल से सच्ची है, तुम उसे अच्छे से रखना। मैं मुस्कुराते हुए सिर हिलाता, दिल कृतज्ञता से भर जाता। माँ की समझदारी के लिए, लिन वेई की मेहनत के लिए और किस्मत के इस इंतजाम के लिए भी, जिसने इस अजनबी दुनिया में मुझे अपनी खुशी दिलाई। इस दिन लिन वेई कंपनी से लौटी। चेहरे पर एक ऐसी बेफिक्री थी जो कम ही दिखती थी। वो रसोई में आई, पीछे से मुझे गले लगाया, ठुड्डी मेरे कंधे पर टिकाई। छन युआन, एक अच्छी खबर सुनाती हूँ, कंपनी की सारी बातें पूरी तरह सुलझ गई हैं, अब हम दाली जा सकते हैं। सच में? मैंने मुड़कर उसे देखा, चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। बिल्कुल सच में। लिन वेई ने सिर हिलाया। बैग से 2 टिकट निकाले। मैंने कल की फ्लाइट बुक कर ली है। पहले हम दोनों दाली चलेंगे, वहाँ थोड़ा समय बिताकर, फिर वापस आकर माँ को लेकर वहाँ बसने चलेंगे। मैं खुशी से उसे गले लगाकर उसके गाल पर किस किया। अगले दिन हमने सामान पैक किया, दाली की फ्लाइट पकड़ी। फ्लाइट में लिन वेई मेरी गोद में टिककर खिड़की से बाहर नीले आसमान और सफ़ेद बादलों को देखती रही। होंठों पर हमेशा वो नरम मुस्कान थी। छन युआन, मैंने पहले कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी ऐसी होगी। पहले मैं हमेशा डर और बेचैनी में जीती थी। डर था खोने का, डर था धोखे का, इसीलिए इतने एक्सट्रीम तरीके अपनाकर खुद को बचाती थी। तुमसे मिलने के बाद ही मुझे पता चला प्यार इतना खूबसूरत हो सकता है।
किसी का प्यार पाना कैसा महसूस होता है। मुझे भी। मैंने बस उसे गले लगाया। पहले मैं तो बस पैसे कमाकर माँ का इलाज करवाना चाहता था, फिर इस दुनिया से भाग जाना चाहता था। कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ रहूंगा। तुमने ही मुझे घर की गर्माहट महसूस कराई, मुझे बताया कि मैं भी खुशी पा सकता हूँ। फ्लाइट डाली, एयरपोर्ट पर उतरी। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही ताज़ी हवा का झोंका आया। हमने टैक्सी ली, पहले से बुक किए होमस्टे तक पहुंचे। होमस्टे एरहाई झील के किनारे था। खिड़की खोलते ही खूबसूरत एरहाई झील का नज़ारा दिखता। अगले कुछ दिन हम आराम से और सुकून वाली जिंदगी जीने लगे। सुबह साथ में समुद्र किनारे सूर्योदय देखते, दोपहर स्कूटर पर एरहाई झील घूमते, दोपहर बाद होमस्टे के आंगन में धूप सेकते, रात को साथ में वहां का लोकल खाना खाने जाते। लिन वेई ने पूरी तरह अपनी पावर छोड़ दी थी। एक आम लड़की की तरह इस खूबसूरत नज़ारे के सामने खुशी से चीखती चिल्लाती, मुझे खींचकर फोटो खिंचवाती। इस रात हम समुद्र किनारे घास पर बैठे तारे देख रहे थे, नरम समुद्री हवा में। लिन वेई मेरी गोद में टिकी, धीमी आवाज में बोली, छन युआन, हम आगे यहीं क्यों ना बस जाए, शहर के शोर से दूर, उन धोखे भरी बातों से दूर, बस हम दोनों और माँ शांति से जिंदगी बिताएं। मैंने सिर हिलाया, नीचे झुककर उसका माथा चूमा। तुम्हें जहां भी पसंद हो हम वहीं बसेंगे। लिन वेई ने सिर उठाकर मुझे देखा, आंखें चमक रही थी। छन युआन, आई लव यू, मुझे भी तुमसे प्यार है, वेई वेई। मैंने उसे कसकर गले लगाया, कान के पास धीमे से कहा, आगे की जिंदगी बहुत लंबी है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें प्यार करूंगा, तुम्हारी हिफाजत करूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। लिन वेई मुस्कुराई। उसकी मुस्कान समुद्र किनारे चांदनी जैसी नरम थी। उसने आंखें बंद की, मेरी गोद में टिकी रही। चेहरे पर पूरी खुशी की मुस्कान थी। मुझे पता है हमारी कहानी अभी और आगे बढ़ेगी। शायद आगे भी हमें तरह तरह की मुश्किलें मिले। शायद लिन वेई का वो पॉजिटिव पन कभी कभी फिर से जागे। पर मुझे डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जब तक हम एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे, एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, एक दूसरे को समझते रहेंगे, तब तक कुछ भी हमें रोक नहीं सकता। समुद्र किनारे की हवा हल्के हल्के बह रही थी, हल्की फूलों की खुशबू के साथ। मैं अपनी गोद में बैठी उसे महसूस करता, उसकी गर्माहट और दिल की धड़कन महसूस करता। दिल पहले कभी न महसूस हुई।